स्वागत है आप सबका पॉलिटी के इस लेक्चर में। हमारा मुख्य टॉपिक चल रहा था न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, और अब इसको हमको आगे बढ़ाना है। और जिसमें अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है उसे हम बोल रहे हैं आपका न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म। समझते हैं थोड़ा इस बिंदु को। देखिए, जो हमारा सिलेबस था, अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास न्यायिक सक्रियतावाद या न्यायिक सक्रियता। ठीक है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जिसे कहा जा रहा है ना आपका न्यायिक सक्रियता यानी कि एक्टिविज्म, समझते हैं जरा कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो इसका मैं डेफिनेशन आपको लिखता हूं यहाँ। ये कह रहा है आपका कि वह स्थिति जब न्यायपालिका केवल कानून की संकीर्ण व्याख्या तक सीमित न रहकर संविधान की मूल भावना, मौलिक अधिकार और जनहित की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है। तो न्यायिक सक्रियता का डेफिनेशन हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि वह स्थिति जब न्यायपालिका केवल कानून की संकीर्ण व्याख्या तक सीमित न रहकर संविधान की मूल भावना, मौलिक अधिकार और जनहित की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका एक तरीके से निभाती है। समझ आए? कुछ नहीं है, चलिए अगला डेफिनेशन में समझ आ जाएगा। जिसे कहा जा रहा है ना कि जब कार्यपालिका या विधायिका यानी कि कार्यपालिका विधायिका अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करने में क्या हो जाए, एक तरीके से आपका विफल हो जाए। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब कार्यपालिका और विधायिका अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करने में विफल हो जाए तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करके आवश्यक क्या करेगा, एक तरह से निर्देश जारी करेगा। ठीक है, ध्यान रखकर चलना। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या बन गया कि जब कार्यपालिका या विधायिका अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करने में विफल हो जाती है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करके आवश्यक निर्देश जारी करती है। ठीक है, कुल मिला के एक लाइन में ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका के द्वारा अपनी परंपरागत भूमिका में परिवर्तन कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना, यही आपका क्या कहला रहा है, एक तरीके से न्यायिक सक्रियता। ठीक है, समझ आ गया? यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के कामों में कौन हस्तक्षेप आपका कर रहा है, तो एक तरीके से न्यायपालिका। ठीक, इसी को आपका क्या कहा जा रहा है, आपका न्यायिक सक्रियता। ठीक है, चलिए आगे से बढ़ते हैं इसमें। तो भारत में ना अगर हम न्यायिक सक्रियता का ना अगर मुख्य आधार लेते हैं तो इसको बोला जाता है आपका जनहित याचिका। ये विस्तार से हमको भी आगे पढ़ना, बस यहाँ शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर को PLI यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक, ये आगे हम पूरा विस्तार से इसको जानने होगा। ठीक है, तो भारत में न्यायिक सक्रियता का हमने बोला आपको कि मुख्य आधार जनहित याचिका को माना जाता है, जिसकी शुरुआत 70 के दशक से यानी कि 1970 के दशक से इसमें दो जस्टिस के आपके नाम निकल के आते हैं। एक नाम आता है VR कृष्ण अय्यर और एक नाम आता है आपके पास PN भगवती। ठीक, तो इन दोनों के प्रयासों से कहीं ना कहीं जनहित याचिका एक तरीके से आपका क्या हुआ, बनाया गया था। और ध्यान रखना, जब आपका जनहित याचिका जिसको हम बोले ना आपका PLI जब बन गया था ना, तो किसी भी व्यक्ति के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना एक तरीके से क्या हो गया, आपका आसान हो गया था। इस बिंदु को समझेंगे जब हम आपका जनहित याचिका पढ़ लेंगे। ठीक है, अब जानते हैं यहां पर को न्यायिक सक्रियता के मुख्य कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। तो न्यायिक सक्रियता के मुख्य कारण में अगर हम बात करते हैं तो पहला जो कारण हमारे पास आता है वो आता है कार्यपालिका की विफलता। डेफिनेशन ध्यान रखना कि जब क्या कहते हैं कार्यपालिका और विधायिका एक तरीके से उनके कामों में न्यायपालिका हस्तक्षेप करने लगे, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका क्या हो जाए, विफल हो जाए। तो कार्यपालिका की विफलता जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो जब आपका पुलिस प्रशासन या सरकार, ठीक है, इनके द्वारा नागरिकों की बुनियादी समस्याओं को हल करने में यदि ये विफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अब दायित्व यहां से किसका बनता है, आपका न्यायपालिका का। ठीक है, इसी को बोला जा रहा है आपका न्यायिक सक्रियता। या दूसरा हम लोग बोलते हैं यहां पर हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं विधायिका का कमजोर होना। ठीक है, तो जब
समाज की नई चुनौतियां, अब नई चुनौतियां समाज में कौन कौन से विद्यमान होंगे, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, हमेशा इसका मुद्दा देखते होंगे आप, सुप्रीम कोर्ट में आते रहता है। और क्या हो जाएगा आपका, साइबर अपराध भी आपका आ सकता है इसमें, ठीक है। तो जब भी कोई नई चुनौतियां आती है ना, और उन नई चुनौतियों से निपटने के लिए कहीं ना कहीं सरकार कानून अगर नहीं बना पाता है, तो फिर भूमिका किसकी नजर आती है वहां पर को, न्यायपालिका को कहीं ना कहीं उस दौरान आपका सक्रिय होना पड़ जाता है। तीसरा हम लोग यहाँ पर को लिख सकते हैं संविधान का संरक्षण। एक लाइन में इसको समझते हैं, संविधान का संरक्षण यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों, विशेषकर यहां बात कर रहा आपका आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की एक तरीके से क्या करना, रक्षा करना, अर्थात इनमें कोई भी बाधा नहीं पहुंचाना। यदि इनमें बाधा पहुंचती है तो न्यायपालिका फिर कार्यपालिका और विधायिका के आगे कहीं ना कहीं खड़ी नजर आएगी फिर, ठीक है। जैसे आर्टिकल 21 कह रहे हैं ना, इसका टॉपिक क्या है आपका, तो जीवन, ये पढ़ेंगे पूरा आगे विस्तार से, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इस सब अभी आगे डिटेल में आपका आएगा। बहरहाल आगे देखते हैं इसमें न्यायिक सक्रियता का संवैधानिक आधार, यानी कि संविधान में क्या कोई ऐसा आर्टिकल है जो कि न्यायिक सक्रियता को आपका टच करता है। सो समझ पाए जरा इस बिंदु को ना। यद्यपि ध्यान रखना, जो हमारा भारत का जो संविधान है ना, उसमें न्यायिक सक्रियता जैसे किसी शब्द का यहाँ पर को ध्यान रखना उल्लेख आपका भारतीय संविधान में नहीं किया गया। बावजूद इसके कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि न्यायिक सक्रियता को आपका क्या करते हैं, न्यायिक सक्रियता के वहां पर को प्रभाव नजर आते हैं। जैसे बस शॉर्ट में आपको समझना है, इसका विस्तार हम आगे कर रहे होंगे। जैसे अनुच्छेद 13, तो इसमें कहा गया आपका संविधान, बस मैं एक एक शब्द सब में लिख रहा हूं, ये सब हमको आगे डिटेल से पढ़ना है। संविधान के विरुद्ध कानून नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि यदि संविधान के अगेंस्ट में अगर कोई चीज बनाई गई, कोई कानून पारित किया गया, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा या उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा आपका। फिर बात आती है यहाँ पर को अनुच्छेद 32 की बात आती है, यानी कि मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार, रिट के माध्यम से, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर को आर्टिकल आ जाएगा आपके पास 226, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट को एक तरीके से क्या हो जाएगा, रिट जारी करने का अधिकार इसके द्वारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका न्यायिक सक्रियता को एक तरीके से आपका टच कर रहा है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर को हम आर्टिकल 141, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कहीं ना कहीं सभी न्यायालयों पर क्या होंगे, आपके एक तरीके से बाध्यकारी होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका न्यायिक सक्रियता को एक तरीके से टच करता है आपका, ठीक है। इसमें और भी आपके अनुच्छेद आते हैं। बहरहाल अभी इतना ही बस समझिए कि यहाँ जितने भी हम अनुच्छेद आपका पढ़े, जब इसको हम विस्तार कर रहे होंगे ना, तो बाकी इस शब्द को हम वहां पर को एक बार दोबारा आपके लिए रिपीट करेंगे इसको, ठीक है। बहरहाल आई बस हमने पॉइंट के रूप में समझा अनुच्छेद 13, 32, 226 और 141 को, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अगला इसमें बिंदु आपका बोला जा रहा है न्यायिक सक्रियता के, इसको कुछ उदाहरण के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं इसको, ठीक है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता के ना कई ज्यादा उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहां न्यायपालिका ने कानून की पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर कहीं ना कहीं समाज सुधार हो गया, मानवाधिकार की रक्षा हो गया, या पर्यावरण संरक्षण हेतु ऐतिहासिक कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने क्या किया था, आपका कदम उठाया था। अच्छा ध्यान रखना, मैं कुछ यहाँ पर कैटेगरी बना रहा हूँ, जैसे कुछ उदाहरणों को ना हम श्रेणियों के अनुसार बांटते हैं, जिससे मैं श्रेणी कह रहा हूँ, समझिए उसको जरा। जैसे मैं कह रहा हूँ श्रेणी के रूप में मैं कुछ कैटेगराइज करता हूँ, जैसे मानवाधिकारों का विस्तार एक ही हो जाएगा हमारे पास। दूसरा हो जाएगा महिला सुरक्षा, फिर आएगा आपका पर्यावरण संरक्षण, अभी सब समझ में आ जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। अगला आएगा इसमें संसद की शक्ति पर अंकुश, और फिर आ जाएगा आपका सामाजिक न्याय, ठीक। अब ध्यान रखना, मैंने श्रेणी को ना आपको पार्ट वाइज बांट दिया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत ना हम उदाहरण के अनुसार समझते हैं। ध्यान रखना ना, अगर अपर पीसीएस में ना आपके मुख्य परीक्षा के अंतर्गत न्यायिक सक्रियता से संबंधित अगर कोई मेंस में आपका प्रश्न आता है ना, तो उनमें से किसी एक उदाहरण को आप उस क्वेश्चन में आप लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बहरहाल समझते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो पहला जिसे मैं आपका बोल रहा हूं कि मानवाधिकारों का विस्तार, मानवाधिकारों का विस्तार और
जनहित याचिका का उदय। समझिएगा जरा इस पॉइंट को। अच्छा ध्यान रखना, मैं यहाँ पर को फिर मैं आपको दोहरा दूं इस बात को, मैं स्टोरी किसी चीज का नहीं बताऊंगा, हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आने वाले, ठीक है। एक यहाँ पर वो केस का मैं नाम लिख रहा हूँ, बहुत से लोगों ने सुना होगा और बहुत से लोगों को हो सकता है नया होगा आपका। पहला इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, हुसैन आरा खातून बनाम या वर्सेस बिहार राज्य। ये मामला था आपका 1979 का। समझ पाइए जरा बच्चों यहाँ पर को कि ध्यान रखना है, ये भारत का पहला जनहित याचिका, ठीक, यानी कि PIL, ठीक है, भारत का पहला जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माना जाता है, ध्यान रखे चलना, ठीक है। कौन से केस को? तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। मैं स्टोरी पे नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट इसके मुद्दे पर आता हूं कि अखबार में छपी ना एक विज्ञप्ति के आधार पर अदालत ने संज्ञान लिया कि बिहार के जेलों में हजारों विचाराधीन कैदी, यानी कि अंडर ट्रायल जो कैदी होते हैं, उनको कहीं ना कहीं संभावित सजा से अधिक समय तक कहीं ना कहीं वो जेल में अपना समय काट चुके हैं। मान लीजिए कि किसी का टाइम पीरियड अगर 5 साल का रहा तो 5 साल से अधिक समय अपना कहीं ना कहीं जेल में बिता चुका था, ठीक है। तो इस खबर का प्रभाव आखिरकार न्यायपालिका पर, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, उस पर क्या पड़ा? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर को एक अपना फैसला सुनाते हुए एक शब्द का यूज किया था, त्वरित न्याय, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल, त्वरित न्याय, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 21 में, ठीक, अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया। ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है, त्वरित न्याय को क्या किया उसने? फंडामेंटल राइट घोषित किया, जिससे क्या हुआ? अंततः हजारों कैदियों को रिहा करने का एक तरीके से क्या मिला? वहां पर को आदेश दिया गया था, ठीक है। ये तो हो गया इसमें एक एग्जाम्पल। एक ही एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इसमें मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का, जिसमें कि पासपोर्ट के लेकर आपका विवाद था। तो बहरहाल हम सब में से अभी एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं। दूसरा यहाँ पर को मैं ले रहा हूं आपका पॉइंट, जिसे आपका बोला जा रहा है महिला, या महिलाओं लिख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार, ठीक है। यहां पर को ना एक केस का नाम आता है, मामले का नाम आता है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। कब का मुद्दा था आपका? 1997 का। कभी कभी ना डायरेक्ट आपसे ना इंटरव्यू में ये पूछ दिया जाता है ना आपसे कि विशाखा गाइडलाइन भी इसको बोला जाता है, प्रमुख नाम इसका विशाखा गाइडलाइन, ठीक है। तो इसका बोल दिया जाता है ना कभी कभी इस इंटरव्यू पैनल के सामने ना आपको कि इसका पूरा नाम क्या था। तो ध्यान रखना, इसका पूरा जो नाम है आपका विशाखा गाइडलाइन का, वो है आपका कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, कॉमा, निवारक, फिर कॉमा है इसमें प्रतिषेध, फिर कॉमा एक आएगा और फिर लिखा होगा, सॉरी, और प्रतितोषण। अभी आपको इन शब्दों का ना मीनिंग नहीं समझा रहा हूं, ठीक। आगे हम सब शब्दों को आपका जब विशाखा गाइडलाइन में पढ़ा रहा हूं अलग से, तो वहां पर को समझ जाएंगे, ठीक है। अधिनियम 2013, ठीक है। नाम क्या? विशाखा गाइडलाइन का। तो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, निवारक, प्रतिषेध और प्रतितोषण अधिनियम, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, ठीक है, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड क्या कहता है आपका? डिड्रेसल, ठीक है। ये रहा आपका एक्ट 2030। इसमें समझते हैं जरा मुद्दा जो क्या था आपका। राजस्थान का मामला था आपका ये। तो यहाँ पर को नाम आता है भंवरी देवी का, जिसको कहीं ना कहीं वो रेप की वहां पर को एक तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार बनी थी राजस्थान वाले एरिया में। तो भंवरी देवी मामले के बाद कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का एक तरीके से मुद्दा उठाया गया था। और उस समय ना ध्यान रखना, भारत में इसके खिलाफ ना कोई विशिष्ट कानून नहीं था। तो तत्कालीन प्रभाव अगर हम लोग देखते हैं तो न्यायपालिका ने क्या किया ना, विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वयं क्या किया था? एक तरीके से विशाखा गाइडलाइन बनाया था। ध्यान रखना, ठीक है। स्वयं किसने बनाया था? तो सुप्रीम कोर्ट बना रही है इसको। ध्यान रखना, सरकार की, विधायिका की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, ठीक है। साथ ही साथ कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक संसद कानून नहीं बना लेती है
तब तक इसी दिशा निर्देश को क्या किया जाएगा, एक तरीके से माना जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, ठीक है। और इसी सक्रियता के कारण आगे चलकर वर्ष 2013, ठीक, ध्यान रखना, मुद्दा छा रहा आपका 1997 की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और फिर जब आपका कानून कब बन रहा है, आपका वर्ष 2013 में सक्रियता के कारण आगे चलकर एक एक्ट बनता है आपका POSH एक्ट, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। ये हमको आगे पढ़ना है, ये हमारे टॉपिक में भी है आगे, ठीक है, इसको आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें हमने 2 टॉपिक आपका किया जो मैंने पीछे आपका, ठीक, एक हमने इसमें से ये वाला टॉपिक कर रखा आपका मानवाधिकारों का विस्तार, और एक हमने महिला सुरक्षा को ले रखा है। बाकी टॉपिक को हम आपको आगे जो उसका आर्टिकल आएगा उससे लिंक कराएंगे। एक ही बार सारे टॉपिक को कंप्लीट कराना हमारे लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मुश्किल इसलिए होगा ना क्योंकि जिसको हम पर्यावरण आपका संरक्षण बोले, यहाँ पर कोई एक वाद आता है आपका, एक केस का नाम आता है MC मेहता बनाम भारत संघ, जो कि गंगा प्रदूषण से रिलेटेड है। और वैसे अगर हम लोग संसद की शक्ति पर अंकुश की बात करते हैं तो केशवानंद भारती वाद आता है 1973 का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और केशवानंद भारती वाद को मैं आपसे अलग से कंप्लीट करा रहा हूँ। सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो वहां पर को 2 वाद हमको नजर आते हैं। एक आता है नवतेज सिंह जोहर वाद आता है, और एक हमारे पास वाद निकल के आता है पुट्टा स्वामी वाद। तो इन सब की चर्चा हम अलग से कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं ना कि जब भी कार्यपालिका या विधायिका आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने या समय पर कानून बनाने में विफल हो जाती है तो न्यायपालिका अपनी सक्रिय भूमिका में कहीं ना कहीं आती है और उस पर अलग से अपना एक कानून बनाती है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर को न्यायिक सक्रियता को निष्कर्ष के रूप में हम लोग ये बोल सकते हैं आपका कि न्यायिक सक्रियता भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसने पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, महिला सुरक्षा, ठीक है, सुशासन और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही न्यायपालिका का यह हस्तक्षेप संविधान की सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। ध्यान रखना, क्या कह रहा हूं मैं, संविधान की सीमाओं के भीतर रहना चाहिए ताकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन बना रहे, चेक एंड बैलेंस, जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपका पढ़ा था, ठीक है। तो ये मुद्दा था आपका न्यायिक सक्रियता का। अच्छा, ध्यान रखना, न्यायिक सक्रियता में ना कुछ आपके शब्द जुड़ते हैं, जैसे मैं यहाँ पर खाली लिखता हूँ इनको, जैसे न्यायिक विधायन, इसी से एक शब्द और निकलता है न्यायिक संयम, फिर एक और शब्द निकलता है यहाँ पर को न्यायिक अतिक्रमण, ठीक। तो शब्द को देखना, आपको घबराना नहीं है। या तो जो हमारी जो शब्द सीरीज वाली चल रही थी टॉपिक, फर्स्ट लेक्चर आपको याद होगा बुनियादी, जिसमें संकल्पना हम लोग पढ़ लेते, या तो टॉपिक शुरू होने से पहले मैं इनको करा दूंगा, या तो इस पे हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट आप पुट में आपको करा दूंगा ताकि आपका शब्दकोश आपका तैयार हो जाए, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या पाएगा आपका कि सिंपल सा क्वेश्चन को बनाते हैं कि न्यायिक सक्रियता का लोकतंत्र पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको चाहे आप 50 में लिखिए, चाहे आप 100 में लिखिए, चाहे आप 150 में लिखिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम इसको जो हमारा मेंस वाला जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है, बहुत जल्द उस पर हम जितने हमने क्वेश्चन बोल रखे हैं उस सबको हम आपको इसमें करा रहे होंगे। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है न्यायिक पुनर्विलोकन, या न्यायिक, कहीं कहीं इसको समीक्षा भी लिखा हुआ होता है आपका, बात एक ही है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। समझते जरा इसको। तो न्यायिक जिसको पुनराविलोकन करे ना, वह शक्ति है ना जिसके माध्यम से न्यायपालिका यह जांच करती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून तथा लिखिए आप, या नहीं होगा, तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य। मैं रिपीट कर रहा हूं लाइन को कि न्यायिक पुनर्विलोकन वह शक्ति है जिसके माध्यम से न्यायपालिका यह जांच करती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य संविधान के अनुरूप है अथवा नहीं। संविधान के अनुरूप, ठीक, यानी कि संविधान के दायरे में आते हैं अथवा नहीं आते हैं, ठीक है। तो यदि कोई कानून या सरकारी कार्य संविधान के विरुद्ध पाया गया तो न्यायालय उसे क्या करेगा, एक तरीके से असंवैधानिक घोषित करेगा या शून्य घोषित करेगा। ये सारे शब्द आपका आ जाएगा आगे, सब
समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है। एनजेसी मैंने आपको बता रखा था, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो सिंपल इसको बोल सकते हैं आपका कि न्यायपालिका द्वारा कानूनों की एवं सरकारी कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच करने की शक्ति को ही क्या कहा जा रहा है आपका, न्यायिक पुनरावलोकन कहा जा रहा है आपका। अब एक चीज आप समझ होंगे कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक सक्रियता, इन दोनों का देखा जाए तो परिभाषा एक ही है। परिभाषा में क्या है कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रही है, किस पर, कार्यपालिका और विधायिका पर। तो आगे मैं इसको तुलना के रूप में आपको समझा दूंगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक सक्रियता में आपका तुलना में आपको आगे बता पाऊंगा, ठीक है। बहरहाल अब इसको हम समझते हैं कुछ ऐसे है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार, ठीक है, ध्यान रखना। हालांकि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द सीधा उल्लेखित नहीं है, लेकिन कई अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि न्यायपालिका को यह स्पष्ट शक्ति देते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 13। ये सब हमको आगे विस्तार से पढ़ना, आप लोगों ने एक एक लाइन में पढ़ा होगा, हमको विस्तार से जानना है। इसमें आपका सिंपल बस एक एक लाइन में लिख रहा हूं कि संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून क्या होगा आपका, शून्य होगा या असंवैधानिक होगा आपका, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना मुख्य परीक्षा में ना आपको ये ध्यान होना चाहिए कि बस यहाँ लाइन लिख रहा हूं मैं, अनुच्छेद 13 के प्रावधानों से विकसित सिद्धांत पता होना चाहिए आप लोगों को, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना अनुच्छेद 13 से कौन कौन से सिद्धांत निकल रहे। तो पहला सिद्धांत जो निकलता है उसको बोला जा रहा है आपका भूतलक्षी, सब पढ़ना हमको आगे, ठीक है। भूतलक्षी प्रभाव की अनुपस्थिति का सिद्धांत। फिर अगला कौन सा इसमें सिद्धांत निकलता है तो उसको बोला जा रहा है आपका पृथकता का सिद्धांत। इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं तो निकलता है आपका ग्रहण का नियम। फिर अगर बात करते हैं तो निकलता है आपका यहां से परित्याग का नियम या परित्याग का सिद्धांत कह लीजिए। और अंतिम जो इसमें से निकलता है आपका सिद्धांत उसको बोला जा रहा है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन, जो हमारा चल रहा है टॉपिक, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि आर्टिकल 13 से किन किन सिद्धांतों का उदय हो रहा है, ठीक है। ये हमको आगे भी सबको डिटेल से पढ़ना है। बहरहाल या सिर्फ आर्टिकल 13 है तो इसका मैंने बस जिक्र आपको कर रखा है। और कौन सा सिद्धांत इसमें टच होता है तो आर्टिकल 32, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से रिट जारी करने का इसमें होता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कहीं ना कहीं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का एक तरीके से क्या कहता है अधिकार देता है। फिर बात होता है यहाँ पर को अनुच्छेद आपका होता है 142, जिसमें आपका कहा गया है कि न्यायपालिका को पूर्ण न्याय, हम आगे पढ़ेंगे अभी कंप्लीट जस्टिस किसे कहते हैं आपका, ठीक है, पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश जारी करने की शक्ति देता है। फिर इसी में बात करता है आर्टिकल नंबर 226 जो हमने पीछे पढ़ा था कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। ध्यान रखना ना, यहाँ पर को बस हम तथ्य को ना एक रूप में मैंने बातों को आपके सामने रखा है। इसका विस्तार ना कहीं मैंने फिर बता दिया आपको, आगे पढ़ना है कि आर्टिकल 13 में सिद्धांत कौन से, आर्टिकल 32 क्या है, 226 क्या है, इस सब का जिक्र हम आगे आपका करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर को बात करते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो इसके प्रकार होते हैं ना आपके 3 तरीके के आपके प्रकार होते हैं, जिसको पहला आपका बोला जा रहा है कि न्यायिक, पहले अगर प्रकार में हम लोग आते हैं तो उसको बोला जा रहा है आपका विधायी कार्यों की समीक्षा। विधायी कार्यों की समीक्षा यानी कि रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन। तो इसके अंतर्गत होगा क्या, तो संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों की जांच करना कि क्या वे संविधान के दायरे में है अथवा नहीं है, ठीक है। दूसरे अगर सिद्धांत की बात करते हैं तो उसका नाम आ रहा है आपका प्रशासनिक, या इसको लिख लीजिए एक तरीके से कार्यपालिका, कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा, ठीक, रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, सरकार हो गई, पुलिस हो गई या किसी
अन्य प्रशासनिक संस्था द्वारा किए गए निर्णयों और सरकारी आदेशों की वैधता की कहीं ना कहीं यहाँ क्या होती है आपकी एक तरीके से जांच होती है। तीसरा जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यायिक निर्णयों की समीक्षा। अच्छा, ये दो तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि विधायी कार्यों की एक तरीके से न्यायपालिका जांच कर रही है और कार्यपालिका की भी जांच कौन कर रहा है, न्यायपालिका। क्या न्यायिक कार्यों की भी जांच, यानी कि अपने ही कार्यों की जांच कौन कर रही है, न्यायपालिका। ये एक तरीके से अटपटा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये हकीकत है कि न्यायिक कार्यों की समीक्षा भी कौन कर रहा है, आपका न्यायपालिका। दरअसल ना स्वयं न्यायपालिका द्वारा जो पहले के निर्णय दिए होते हैं, ठीक है, तो उन निर्णयों पर क्या करना, एक तरीके से पुनर्विचार करना। ठीक है, ध्यान रखना, आपको 3 जजेस केस याद होगा। 3 जजेस केस का फर्स्ट वाला कि जब सेकंड जजेस केस आएगा तो पहले वाले को क्या कर दिया था कि उसमें परामर्श को सहमति से एक तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया था आपका। ठीक है, पहले वाले में सहमति नहीं था, सेकंड वाले में उसको मेंशन कर दिया गया था आपका। ठीक है, तो अपने निर्णय को पलट देना, यानी कि अनुच्छेद 137 में इसका जिक्र है, आर्टिकल 137 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले की समीक्षा का क्या है, आपका अधिकार है। अब अगर न्यायिक पुनरावलोकन के उद्देश्य को हम लोग जान पाए कि इसका उद्देश्य क्या क्या है आपका, तो एक एक लाइन में समझते हैं। जैसे संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, और क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये भी इसका दायित्व में आ जाएगा या उद्देश्य में आ जाएगा। साथ ही साथ विधायिका प्लस कार्यपालिका पर क्या करना, एक तरीके से नियंत्रण रखना। ठीक है, और क्या हो जाएगा, विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन की रक्षा करना एक तरीके से। और क्या जाएगा, संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना। ठीक है, और अंत में हम लिख सकते हैं कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को एक तरीके से क्या करना, आपका बनाए रखना। ठीक है, अब इसमें अगर एक एक लाइन या दो दो लाइन आपको लिखना होगा, वो आप इजीली आप यहाँ पर को लिख सकते हैं। जो शब्द आपने नहीं, जैसे शक्तियों का पृथक्करण तो हम लोग समझ लिया था, संघीय व्यवस्था आगे हम लोग पढ़ेंगे, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, ये भी हम आगे समझेंगे। तो अगर मान लीजिए डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए, तो आपको हेडिंग के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जैसे जैसे टॉपिक हमारा आगे बढ़ेगा ना, शब्दकोश आपके पास आते रहेगा, तो उसमें फिर आपको पॉइंट लिखने में कहीं ना कहीं आसानी हो जाएगी। अगला इसमें अगर टॉपिक पर हम लोग इस पे आते हैं, तो न्यायिक पुनर्वलोकन के आधार, आखिर इसका बेस क्या होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो न्यायपालिका ना किसी कानून को निम्नलिखित आधारों पर जैसे हम बोले थे ना कि न्यायपालिका किसी चीज को शून्य कर सकती है, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, तो इसके निम्न आधार होते हैं। जैसे आधार क्या हो सकते हैं, तो हम कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, वायलेशन हो रहा हो आपका फंडामेंटल राइट का, या विधायी क्षमता का अभाव हो रहा हो, यानी कि विधायिका का प्रदर्शन एक तरीके से क्या हो रहा है, आपका कमजोर हो रहा हो। साथ ही साथ और क्या हो सकता है, किन आधारों पर न्यायिक पुनरावलोकन को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, तो संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन, इससे भी असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और क्या मुद्दे हो सकते हैं, तो मनमाना एवं तर्कहीन कानून। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसमें, तो संसद या राज्य के अपने क्षेत्र से बाहर कानून बनाना, यानी राज्य या संसद अपने क्षेत्र से बाहर यदि कानून बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपका न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आता है, और इसके तहत उसको शून्य या असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अब यहां पर कोई एक विवाद आता है, न्यायिक पुनरावलोकन और 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम 9वीं अनुसूची को आगे आपको बताएंगे कि सबसे बड़ा इसका विवाद क्या है। ठीक है, का विवाद कि 9वीं अनुसूची को लेके ना आखिर पंगा क्या है आपका। ठीक है, तो संसद ने ना न्यायिक पुनरावलोकन से बचने के लिए, ध्यान रखना, संविधान में क्या किया था, उसने 9वीं अनुसूची को ऐड किया था, 9th शेड्यूल को जोड़ा था, जिसके अंतर्गत ना कि डाले गए जो भी 9th शेड्यूल में विषय रहेगा या जो भी इस 9th शेड्यूल में आपका कानून रहेगा ना, अदालत उसकी समीक्षा क्या करेगी, नहीं कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना, वर्ष 2007 एक मामला आता है जिसको बोला जा रहा है आपका IR कोलिहोवाद या मामला, बनाम भारत संघ होता आपका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान रखना, इस वाद में ये निर्णय आपका दिया था कि जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, 9वीं अनुसूची में जो भी आपके
जो विषय शामिल है या जो भी आपके कानून शामिल है उसकी न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। ध्यान रखे चलना, वर्ष 2007 के बाद ये रूल निकल गया था। और ध्यान रखना ये भी कहा गया कि यदि वे मौलिक अधिकारों का या संविधान के मूलभूत ढांचों का उल्लंघन करते हो तो उनका क्या होगा, एक तरीके से न्यायिक समीक्षा किया जा सकता। IR कोल्हियोवाद में आपका ये बोला गया था। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ आपको ना न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनर्वलोकन का मैं आपको अंतर बता देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि दोनों मैंने आपको पहले बता दिया था कि कार्यपालिका और विधायिका में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप आपका कर रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं जरा, विशेषता ले लेते हैं, यहाँ पर को आधार लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका न्यायिक पुनर्वलोकन ही लिख लीजिए, और यहाँ पर को आ जाएगा आपका, समझते हैं जरा इसको। आधार में पहला इसका मीनिंग ही ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका न्यायिक पुनर्वलोकन में कि संसद या सरकार द्वारा बनाए गए, जब मैं पीछे पढ़ा तो उसी चीज़ में लिख रहा हूँ, बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका अर्थ किसका, न्यायिक पुनर्वलोकन का। अगर फिर न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं तो एक शब्द हमने बोला था ना, पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर, पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर समाज के कल्याण के लिए आगे आना। ठीक है, ये अर्थ हो गया। प्रकृति की बात करते हैं, नेचर की बात अगर इसकी हम लोग करते हैं तो ये क्या है आपका, एक संवैधानिक, यह एक संवैधानिक और कानूनी शक्ति है। यहां अगर बात करते हैं तो यह न्यायपालिका का एक दार्शनिक फिलॉसफी और व्यवहारिक पक्ष है। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं शुरुआत की कि इसकी कैसे शुरुआत आपकी होती है, तो यह केवल तभी शुरू किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी कानून को अदालत में चुनौती देता है। ध्यान रख के चलना इसको। ठीक है, और यहां अगर हम लोग बात करते हैं न्यायिक सक्रियता में, तो यह कहीं ना कहीं अदालत द्वारा खुद स्वयं या जनहित याचिका, ये आगे हमको पढ़ना है शब्द, PIL के जरिए शुरू हो सकता है यहाँ। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर को न्यायालय की भूमिका क्या रहती है दोनों के अंतर्गत, न्यायालय की भूमिका, तो न्यायालय की अगर भूमिका देखा जाए तो न्यायालय ना इसमें एग्जामिनर की तरह होता है, जिसको हम लोग बोले निरीक्षक। यानी कि न्यायालय क्या है आपका, न्यायिक पुनरावलोकन में एक निरीक्षक की भूमिका निभाता है, जो देखता है कि कानून सही है अथवा नहीं। ठीक है, इसका वो एग्जामिन करता है। और अगर यहां बात करते हैं हम लोग न्यायिक सक्रियता में, तो इसमें कोर्ट ना एक नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर के रूप में जानता है, नीति निर्माता या मार्गदर्शक, गाइडलाइन की भूमिका में कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा होता। ठीक है, कार्य का दायरा अगर हम लोग देखते हैं, कार्य का दायरा, तो कार्य का दायरा ना न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान रखना सक्रियता से बड़ा शब्द है न्यायिक पुनरावलोकन, इसका कार्य का दायरा सीमित होता है। अब कहेंगे यार शब्द तो बड़ा है, सीमित क्यों हो रहा है इसका, और इसका व्यापक है। मैं बस एक एक लाइन में समझा रहा हूँ कि ध्यान रखना, न्यायिक पुनरावलोकन में ना जो कानून बन रहे हैं आपका, या जो कानून इसके पास आ रहे हैं, या तो उस कानून को बनाए रखेगा या उस कानून को एक तरीके से उसको रद्द कर देता है आपका। या दो ही पॉसिबिलिटी, या तो बनेगा या तो रद्द होगा, इसलिए इसको हम बोला कि सीमित होता है। इसको व्यापक सक्रियता को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सरकार को क्या है ना, जो सरकार के पास नियम बन के आ रहा है, तो हो सकता है उस नियम को और चेंज करने का क्या है, वहां पर को दिशा निर्देश अपना एक तरीके से जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये बिंदु आपको यहाँ पर को होता है क्लियर। कर्ज के रूप में इसमें हम लोग ये कह सकते हैं आपका कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है आपका, तो भारतीय लोकतंत्र की एक क्या आपका महत्वपूर्ण संवैधानिक क्या एक तरीके से व्यवस्था है। यह सुनिश्चित करता है कि विधायिका और कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के भीतर कार्य करें तथा नागरिकों के अधिकार भी क्या करें, एक तरीके से सुरक्षित रहे। इसी कारण इसे भारतीय संविधान की मूल संरचना का अभिन्न
भाग आपका एक तरीके से, या अभिन्न अंग आपका माना गया आपका। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आपके थे, जिसमें से पहला टॉपिक था आपका न्यायिक सक्रियता की हम लोगों ने बात की थी, और दूसरे टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था आपका न्यायिक पुनर्वलोकन की बात की थी। ठीक, अब अगर इसको देखते हैं, अब इसमें है आपका 9th शेड्यूल, तो मैंने आपको बता देते कि न्यायिक समीक्षा का अभी शॉर्ट में इसको मैंने बस एक बिंदु के रूप में बता रखा है। अब इसमें अगर हम लोग इसका लाभ की बात करते हैं, लाभ हानि की बात करते हैं, और इसका मूल्यांकन की बात करते हैं, या आलोचनात्मक की बात करते हैं, तो इसको हम आपको ना क्वेश्चन के माध्यम से आगे इसको क्लास के अंतर्गत जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम है उसमें इसको कराएंगे, नहीं तो यहाँ पर को बहुत लंबी क्लासेस आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 टॉपिक हमारा तैयार हो गया यहाँ पर से, एक वो हमारे को न्यायिक सक्रियतावाद हो गया, और दूसरा हमारा न्यायिक पुनर्वलोकन। अगले उसमें हम लोग जान लेंगे आपका उच्चतम न्यायालय के बारे में, फिर साथ ही साथ इसमें आ जाएगा आपका, इसमें मेन टॉपिक आपका ये है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का हो चाहे उच्च न्यायालय का हो, शक्तियां और क्षेत्राधिकार क्या क्या, इसको एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देख रहे होंगे, फिर इसी में अधीनस्थ न्यायालय, और फिर लास्ट में अधिकरण की बात कर रहे होंगे। तो आज की क्लास को यहीं बच्चों समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।